जय हिंद जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्रायस एकेडमी। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में, आज के इस सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट के लिए जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दोस्तों हैं आर्कियोलॉजी के, उनके बेसिस पे आधार और उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को दोस्तों हम लोग पार्ट वाइज माध्यम से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं। एक एक करके सब क्वेश्चन हम लोग दोस्तों लगभग 1000 क्वेश्चन, लगभग 1000 क्वेश्चन दोस्तों हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में दूसरे एपिसोड में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। पहले एपिसोड में दोस्तों हम लोगों ने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया था और आज के क्वेश्चन की दोस्तों हम आज बात करेंगे। दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि दोस्तों आपके पास वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों आज का सबसे पहला प्रश्न, आज का सबसे पहला पॉइंट आपके सामने दोस्तों कि BRW जो है यह PGW से पूर्व के स्तरों से किस स्थल से ज्ञात है। दोस्तों जो BRW एंड PGW दोस्तों ये टाइप्स ऑफ पॉटरीज हैं, मतलब जिनको मृद भांडों के प्रकार के रूप में जानते हैं। दोस्तों प्राचीन समय में जो मृद भांड थे इनके कई सारे प्रकार, कई सारे वैरायटीज उस समय थी। एज लाइक हम बात करें तो NBPW, PGW, BRW, RW एंड BW, तो वेरियस टाइप्स ऑफ OCP थे। तो कई सारे ऐसे प्रकार थे जो कि उनके आपको देखने को मिलते हैं, जिनके नाम हम लोग नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के नाम से जानते हैं, पेंटेड ग्रे वेयर के नाम से जानते हैं, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जानते हैं, तो ऑकर्ड कलर पॉटरी के नाम से जानते हैं। उसके अलावा दोस्तों हम लोग ब्लैक वेयर, रेड वेयर, कई नामों से हम लोग जानते हैं। तो प्रश्न यहाँ पे ये है कि ये जो BRW है, ब्लैक एंड रेड वेयर है दोस्तों, यह ब्लैक एंड रेड वेयर कौन सी ऐसी साइट है जहां पर PGW के पूर्व के स्तरों से मिला हुआ है, मतलब PGW बाद में मिला है, उसके पहले दोस्तों आपका BRW मिला हुआ है। तो दोस्तों ऐसी कौन सी साइट है दोस्तों, तो जो आपके ऑप्शन में से जो आंसर सही होगा दोस्तों वो होगा अतरंजी खेड़ा। जी दोस्तों अतरंजी खेड़ा जो है दोस्तों उसकी जो साइट है, आर्कियोलॉजिकल साइट, वहां पर दोस्तों जो ये BRW है यह PGW के पेंटेड ग्रेवेयर के ऊपरी या पूर्वी स्तरों से प्राप्त किया गया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप में कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये बताइए कि जो अतरंजी खेड़ा है इसका उत्खनन करता कौन है। हमने आपको वीडियोस के माध्यम से, एक इंपॉर्टेंट वीडियो के माध्यम से दोस्तों लगभग 200 प्लस जो आपके इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट हैं और उनके जो एक्सकेवेटर हैं उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, और उसी वीडियो में दोस्तों हमने जितने भी इंपॉर्टेंट साइट थे उनके बारे में बता दिया था। तो आप हमें इस वीडियो में बताइए कि अतरंजी खेड़ा के एक्सकेवेटर कौन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाथ से बनाए गए जो धूसर मृदभांड है, ग्रेवेयर हैं, ये किस संस्कृति की विशेषताएं हैं। मतलब ध्यान रखिएगा यहाँ पर चित्रित धूसर मृदभांड नहीं पूछ रहा है, केवल और केवल धूसर मृदभांड की बात कर रहा है, ग्रेवेयर की बात कर रहा है। साथ में उसकी विशेषता यह भी दिया है कि ये जो ग्रेवेयर हैं, धूसर मृदभांड है, यह हाथ से बनाए गए हों, न कि चाक पर, मतलब व्हील पर न बनाए गए हों, बल्कि ये हाथ से बनाए गए। तो ये खासियत रही है हमारे नियोलिथिक पीरियड की, नवपाषाण काल की। जब आप नियोलिथिक पीरियड की मृदभांडों की विशेषताएं पढ़ेंगे तो आप देखेंगे तो उनमें जो धूसर मृदभांड थे, जो आपके ग्रेवेयर थे, इनका निर्माण हाथ से और क्या किया जा रहा था कि पेंटेड ग्रेवेयर तो नहीं, लेकिन ग्रेवेयर जो है दोस्तों उनका निर्माण इस काल में किया जा रहा था। अब पेंटेड ग्रेवेयर किस काल को, देखिए सभी जो मृदभांड है ये किसी न किसी काल को प्रदर्शित करते हैं। जैसे PGW अलग काल को प्रदर्शित करता है, NBPW अलग काल को प्रदर्शित करेगा, BRW अलग काल को प्रदर्शित करेगा, OCP जो दोस्तों पॉटरी होती है अलग काल को प्रदर्शित करती है। तो सभी मृदभांड अलग अलग कालों का प्रतिनिधित्व करती हैं, किसी न किसी काल से संबंधित है। तो जब हम लोग मृदभांड उनके प्रकार पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इसको भी कवर अप करेंगे।
खैर, अगला जो क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि द पर्सनालिटी ऑफ इंडिया जो बुक है यह किसके द्वारा लिखा गया है। दोस्तों द पर्सनालिटी ऑफ इंडिया बुक इज रिटन बाय बी सुब्बा राव। दोस्तों बी सुब्बा राव के द्वारा बहुत ही फेमस बुक दी पर्सनालिटी ऑफ इंडिया बुक लिखी गई है। दोस्तों हम लोगों ने एक अलग वीडियो के माध्यम से जितने इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल एवं अदर बुक थे दोस्तों उनको हम लोगों ने कवर किया था एक वीडियो के माध्यम से, जिसमें हम लोगों ने 200 से 250 लगभग बुक्स को कवर किया था। यदि आप चाहते हैं उस टॉपिक से क्वेश्चन जानना चाहते हैं, उस चीज़ों को समझना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि भारत में प्रागैतिहासिक शोध का प्रारंभ किसने किया था। प्री हिस्टोरिक रिसर्च जो दोस्तों इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो इन इंडिया द प्री हिस्टोरिक रिसर्च इज स्टार्टेड बाय द रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। जी दोस्तों रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट के द्वारा दोस्तों क्या की गई थी, भारत में प्रागैतिहासिक शोध की प्री हिस्टोरिक रिसर्च की शुरुआत की गई थी। इसीलिए दोस्तों ये जो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट हैं इनको प्रागैतिहासिक काल का, भारतीय प्रागैतिहासिक काल का क्या कहते हैं, जनक बोलते हैं। द फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री इज नोन एज रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रथम प्रागैतिहासिक उपकरण किसे प्राप्त हुआ था और कहां प्राप्त हुआ था और कब प्राप्त हुआ था। ये भी पॉइंट है। यदि आपका जैसे ही नाम आ गया रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट का, तो मई में 1836 में, मई के महीने में 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट जी को पल्लवरम एक क्षेत्र है दोस्तों, यहां से प्रथम प्रागैतिहासिक उपकरण इनको प्राप्त हुआ था। तो 3 क्वेश्चन हम लोगों ने जान लिए इस प्रकार से कि पहला प्रथम प्रागैतिहासिक उपकरण भारत में कहां प्राप्त हुआ था, पल्लवरम में हुआ था। किसने उसको खोजा था, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने खोजा था। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा कब खोजा गया, तो मई 1863 में। तो ऐसे आपको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके सामने देख पा रहे होंगे कि जेरिको एक आर्कियोलॉजिकल साइट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस जेरिको आर्कियोलॉजिकल साइट का एक्सकेवेटर कौन है, उत्खनन करता कौन है। तो दोस्तों बहुत ही फेमस आर्कियोलॉजिस्ट कटलिन किनेन। दोस्तों कटलिन किनेन ने जेरिको जो आर्कियोलॉजिकल साइट है उसका क्या किया था, इन्होंने उत्खनन किया था। वहीं अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि जो हड़प्पा की ईंटें हैं इनकी निर्माण विधि क्या है। दोस्तों हड़प्पा में पकी हुई ईंटों के प्रमाण अधिकांशतः मिलते हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कच्चे ईंटों के भी प्रमाण मिलते हैं और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं दोस्तों जहां पर पत्थरों को काटकर भी भवनों का निर्माण किया गया है। लेकिन यदि अधिकांशतः बात करें तो हमको पकी ईंटों का प्रयोग दिखाई देता है। तो प्रश्न ये है कि हड़प्पा में जो ये पकी हुई ईंटें हमको दिखाई देती हैं इनका निर्माण कैसे किया गया, कौन सी मेथड्स अपनाए गए जिनके द्वारा इनको बनाया गया। तो जो ओपन सांचा विधि था उसके द्वारा क्या किया गया, ओपन मोल्डेड टेक्निक के द्वारा, खुले सांचे की विधि के द्वारा क्या किया गया, इसका निर्माण किया गया। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए, यदि आपने पढ़ा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि जो हड़प्पा की ईंटें थी, हड़प्पा की ईंटों का माप क्या है। भाई देखिए इंपॉर्टेंट है, इनकी लंबाई का अनुपात क्या है, लेंथ कितनी है, इनकी विड्थ कितनी अर्थात चौड़ाई कितनी है और हाइट कितनी है, ये तीनों को मिलाकर माप बोलते हैं। तो हड़प्पा की ईंटों की माप क्या है आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए, अन्यथा हम अगले जब क्लास लेंगे, अगली जो भी वीडियो होगी हम उसमें आपका इस क्वेश्चन का उत्तर देंगे। तब तक आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। अगला दोस्तों प्रश्न है कि नूतन काल के प्रारंभ की तिथि क्या है। तो दोस्तों कई सारे डिवाइड किए गए हैं भारत के दृष्टिकोण से भी और आपके वैसे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी दोस्तों हिस्ट्री को कई सारे भागों में डिवाइड किया गया, जिसमें नूतन काल, प्रतिनूतन काल, हिम काल, कई सारे भाग हैं। तो उन्हीं में से दोस्तों जो ये नूतन काल है दोस्तों, इसके प्रारंभ की तिथि, इनिशियल स्टेज जो है दोस्तों इसका कब से माना जाता है। तो नूतन काल का प्रारंभ माना जाता है अब से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व। कब माना जाता है, 10,000 पूर्व माना जाता है दोस्तों आपका यह नूतन काल, जिसे जहां तक मुझे याद आ रहा है इसको शायद होलोसीन पीरियड बोलते हैं और ये अब से 10,000 पूर्व साल पहले शुरू हो गया था। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई ये सोहन संस्कृति है, ये सोहन संस्कृति
में कौन से उपकरण हमको दिखाई देते हैं। विच टूल्स इज यूज्ड इन सोहन कल्चर। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सोहन संस्कृति जो है यह एक निम्न पुरा पाषाण काल का कल्चर है। कहाँ की संस्कृति है? निम्न पुरा पाषाण काल का, निम्न पुरा पाषाण काल का कल्चर है। लोअर पैलोलिथिक पीरियड का ये कल्चर है सोहन संस्कृति। अब देखिए, जब बात निम्न पुरा पाषाण काल की आएगी तो आपको जैसे ही लोअर पैलोलिथिक पीरियड पता चले तो लोअर पैलोलिथिक में दो इंपॉर्टेंट उपकरण प्रयोग में लाए जाते थे, दो उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। वो थे चॉपर जो कि यूनिफेशियल होता था और दूसरा होता था चॉपिंग जो कि बाईफेशियल होता था। मतलब मान लीजिए आपने एक पत्थर का टुकड़ा लिया, ठीक है, यदि उसके एक तरफ धार है तो वो होगा चॉपर, यदि उसके दोनों तरफ धार है, बाईफेशियल है, वो दोनों तरफ से हम उसका उपयोग में ला सकते हैं तो वो हो गया आपका चॉपिंग। तो बाई ये भी पूछता है कि चॉपर यूनिफेशियल होता है कि बाईफेशियल होता है, कौन बाईफेशियल होता है, चॉपर की चॉपिंग। तो आपको दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। चॉपर यूनिफेशियल होगा, उसकी एक तरफ धार होगी, उसका जो कार्यांग होगा, कार्य करने का जो एरिया होगा वो एक तरफ होगा, और जो चॉपिंग होता है बाईफेशियल होता है, अर्थात इसका जो कार्यांग होगा ये दोनों तरफ होगा। इसके पत्थर को दोनों तरफ से घुमा कर इसके उपयोग में लाया जा सकता है। तो ये सोहन संस्कृति पहली बात लोअर पैलोलिथिक पीरियड का है। इसके जो उपकरण है चॉपर चॉपिंग है, और इंपॉर्टेंटली ये भी जान लेना है कि पूछता है कि सोहन संस्कृति में कुल कितने स्तरों का जमाव हमको दिखाई देता है, कितनी कल्चरल जो डिपॉजिट है यहाँ पे, जो लेयर डिपॉजिट है यहाँ पे कितने भागों में मिलती है। तो सोहन संस्कृति में हमको कुल 5 स्तरों का 5 लेयर्स के हमको जमाव डिपॉजिट देखने को मिलते हैं। साथ में ये जो भी सोहन संस्कृति है ये अर्ली होलोसीन पीरियड का है, जो T1 से T5 तक के बीच में लेयर में जमे हुए हैं। ये जो 5 लेयर है ये T1 से लेकर T5 के बीच में जमे हुए हैं, जो अर्ली होलोसीन पीरियड के हैं। इसके टूल्स कौन से हैं? चॉपर चॉपिंग है। किस फेज के हैं? तो ये अर्ली कह लें या फिर क्या कहते हैं लोअर पैलोलिथिक कह लें, उस काल के संबंधित है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, समझ में आ रही होंगी चीज़ें। यदि समझ में नहीं आ रही है, कोई कंफ्यूजन, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। अगली बार उन चीज़ों को, समस्याओं को समाधान किया जाएगा। और वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि उच्च पुरा पाषाण संस्कृति में की संभावित मंदिर के पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। अब देखिए, यहाँ पर पूछा है कि संभावित मंदिर के पुरातात्विक साक्ष्य, ऐसा नहीं है कि मंदिर के साक्ष्य मिले हैं यह प्रमाणित हो गया। ऐसी संभावना व्यक्त की गई है कि हो सकता है कि वह मंदिर का भाग रहा हो। मंदिर का कहने से मतलब यहाँ पे तात्पर्य है कि वहां पर पूजा पाठ इत्यादि का कार्य किया जाता रहा हो। और ये जो बात कही जा रही है ये रेफरेंस में कही जा रही है उच्च पुरा पाषाण काल की संस्कृति में, अर्थात अपर पैलोलिथिक पीरियड के कॉन्टेक्स्ट में कही जा रही है। तो भैया सबसे पहली बात कि अपर पैलोलिथिक के कॉन्टेक्स्ट में कोई भी स्पष्टतः प्रमाण मंदिर के हमको नहीं देखने को मिलते हैं। इवन आप जब इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी चले आएंगे तो आपके कोई ऐसे स्पष्ट प्रमाण मंदिर के नहीं मिले हैं जो कि आप कह सके कि नहीं ये मंदिर के प्रमाण हमको देखने को मिले। बाकी आपके देवी देवताओं संबंधित प्रमाण मिले हैं, लेकिन मंदिर का स्पेसिफिक प्रमाण इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न किसकी कह रहा है? उच्च पुरा पाषाण काल की कह रहा है, अपर पैलोलिथिक पीरियड की बात कर रहा है। तो जो बागर क्षेत्र है सोन घाटी का, वहां से ऐसी संभावना मिली है, ऐसी संभावना लोग व्यक्त करते हैं कि यहाँ पर अपर पैलोलिथिक पीरियड से एक मंदिर जो है उसके प्रमाण मिलने की संभावनाओं को लोग व्यक्त करते हैं। कहाँ से? सोन वैली के बागर क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन है कि वर्तेस्लोज जो है इंपॉर्टेंट साइट, ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो वर्तेस्लोज जो है दोस्तों ये प्रसिद्ध है सूक्ष्म पेबल उपकरणों के लिए, माइक्रो पेबल टूल के लिए ये प्रसिद्ध क्षेत्र है वर्तेस्लोज। ये अब देखिए क्वेश्चन यहीं तक तो नहीं पूछेगा, कैसा है कि रुक जाएगा। तो ये जो वर्तेस्लोज है ये हंगरी देश में स्थित है, पहला फैक्ट ये है। दूसरा, ये जो एरिया है, जो ये साइट है वर्तेस्लोज, इसे 1962 में मॉर्टन पेक्सी के द्वारा क्या किया गया था? खोजा गया था। वर्तेस्लोज खोज की गई थी 1962 में। किसने खोजा था? मॉर्टन पेक्सी ने खोजा था। साथ में उनको, मॉर्टन पेक्सी को, इस वर्तेस्लोज से एबीबिलियन स्टोन टूल मिले थे। कई सारे टूल्स के भी कई सारे कल्चरल सिग्निफिकेंस है, कई सारे उनके टाइप्स हैं। एबेबिलियन टूल है, पेबल टूल है, कॉफुआ टूल है, ओल्डुआ टूल है, एसुलियन टूल है,
कई सारे प्रकार हैं। तो यहाँ से जो है वर्तेसिलोस से एबी बिलियन स्टोन टूल्स के हमको प्रमाण मिलते हैं। साथ में यहाँ पे हमको जो है अग्नि क्षेत्र, फायर प्लेस कह लें, उनके भी प्रमाण हमको यहाँ से मिलते हैं। खोजा किसने था? मॉर्टन पेक्सी ने खोजा था। कब खोजा था? 1962 में खोजा था। ये स्थित कहाँ पे है? तो ये हंगरी देश में स्थित है। ये किस काल का है? जो वर्तेसिलोस है ये किस काल का है? तो जो मिडिल प्लेस्टोसीन पीरियड का है दोस्तों, यह मिडिल प्लेस्टोसीन पीरियड का है। कौन सा प्लेस? वर्तेसिलोस। अब इंपॉर्टेंट है कि इस वर्तेसिलोस से कौन कौन सी फाइंडिंग की गई है। तो यहाँ से हमको ह्यूमन फॉसिल्स मिला है, जिसको हम लोग सामू के नाम से जानते हैं। कभी कभी पूछ देता है कि जो ह्यूमन फॉसिल सामू है, इसकी प्राप्ति कहाँ से की गई। या तो इस साइट का नाम दे देगा वर्तेसिलोस, या फिर आपका देश का नाम दे देगा हंगरी। तो कंफ्यूज नहीं होना। और जो ह्यूमन फॉसिल सामू मिला है, इसकी प्राप्ति 21 अगस्त 1965 को की गई थी। ठीक है। और ये जो सामू ह्यूमन फॉसिल्स मिला है, ये माना जाता है कि ये होमो इरेक्टस का, पहले ये माना जाता था कि जो ह्यूमन फॉसिल है ये होमो इरेक्टस का भाग रहा होगा, लेकिन वर्तमान में अब इसे होमो इरेक्टस नहीं बल्कि होमो हाइडेलबर्गेंसिस के नाम से जानते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन एक था, उससे हमने कई सारे बनने वाले क्वेश्चंस को निकाल लिया। जैसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हंगरी में मिले ह्यूमन फॉसिल, जिसे सामू कहते हैं, इसे वर्तमान में या फिर ये ह्यूमन के किस स्पीसीज में आता है? होमो इरेक्टस, होमो हाइडेलबर्गेंसिस, होमो हैबिलिस, किस में आता है? तो आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। इनिशियली ऐसा मानता था कि होमो इरेक्टस है, बाद में लोग नहीं कहे नहीं ये होमो इरेक्टस नहीं, ये क्या है? होमो हाइडेलबर्गेंसिस है। कब खोजा गया इस फॉसिल को? तो 21 अगस्त 1965 को। तो कुछ इस तरह आपको चीजों को समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, कि जो विरूपाक्ष दत्त का नागार्जुन कोंडा अभिलेख है, यह किससे संबंधित है? तो विरूपाक्ष दत्त का जो नागार्जुन कोंडा अभिलेख है, यह संबंधित है इक्ष्वाकु वंश से। किस संबंधित है? इक्ष्वाकु वंश से। दूसरा एक क्वेश्चन पूछ देगा घुमा के कि भाई ये जो नागार्जुन कोंडा अभिलेख है, यह किस शासक संबंधित है? तो विरूपाक्ष दत्त से संबंधित है। कौन से वंश के थे? तो इक्ष्वाकु वंश के थे। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को कैसे भी घुमा के पूछेगा, आपका यदि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप चीजों को कर ले जाएंगे बहुत ही कम समय में और कॉन्फिडेंट होकर। तो वीडियो यदि काम पे लग रही हो मेरे भाई, तो वीडियो को लाइक करते हुए भी चलिए। अगला क्वेश्चन है कि भाई कौन सा ऐसा अभिलेख है जो कालिदास और भारवी का उल्लेख करता है? मतलब अभिलेख तो है, इंस्क्रिप्शन तो है, लेकिन उस अभिलेख में कालिदास का भी वर्णन है और भैरवी का भी वर्णन है। तो वह अभिलेख है एहोल इंस्क्रिप्शन, एहोल अभिलेख। जो पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख जो है दोस्तों, उसमें माना जाता है कि रवि कीर्ति ने, जो इसका लेखक है एहोल अभिलेख का, ऐसा माना जाता है दोस्तों। इसमें दो लोगों की चर्चा मिलती है, एक हर्षवर्धन की, एक आपके पुलकेशिन द्वितीय के। तो हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन इसी एहोल अभिलेख में मिलता है, जिसकी रचना रवि कीर्ति ने की है। ध्यान रखिएगा। और रवि कीर्ति ने ही एहोल अभिलेख में कालिदास और भारवी का उल्लेख किया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भाई जो पोटीन के सिक्के हैं, इनको सबसे पहले किसने चलाया? तो भारत में कई माध्यमों में सिक्कों की शुरुआत की गई थी। जैसे पहले तांबा चला, सोने का बना, चांदी का बना, उसके बाद आपका कांसे का भी सिक्का मिला हुआ है। अलग अलग माध्यमों में हमको सिक्के देखने को मिले हैं, शीशे के सिक्के मिले हैं। तो उन्हीं माध्यमों में से एक माध्यम है पोटीन। और भारत में ये जो पोटीन के सिक्के चलाए गए, ये चलाए गए सातवाहन शासकों के द्वारा। तो सातवाहन डायनेस्टी के द्वारा पोटीन के सिक्के चलाए गए। अब बात सातवाहन शासकों की आई है, तो ये भी जान लीजिए, सातवाहन साम्राज्य एकमात्र ऐसा साम्राज्यिक साम्राज्य था जो कि मातृसत्तात्मक था। क्या था? मातृसत्तात्मक माना जाता है। मतलब ये जो समाज था इनका, ये महिला प्रधान समाज माना जाता है। इसके अलावा एक और समाज है जो कि महिला प्रधान था, वो था इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता भी मातृसत्तात्मक समाज था। उसके अलावा अन्य जो आपको देखने को मिलेंगे मुख्यतः, चाहे वैदिक संस्कृति हो, मौर्य काल हो, गुप्त काल हो, ये सभी आपके पितृसत्तात्मक माने जाते हैं। लेकिन सातवाहन काल और इंडस वैली सिविलाइजेशन मातृसत्तात्मक। अगला क्वेश्चन है कि भाई जो कासार्पण का उल्लेख है हमको कहाँ पर मिलता है? तो सिक्कों के कई सारे प्रकार हैं। पण है, कासार्पण है, दिनार है,
कई सारे प्रकार देखने को मिलते हैं। तो उन्हीं में से जो कसारपण प्रकार है सिक्के का, इसका उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है दोस्तों? तो इसका उल्लेख मिलता है राजा नागनिका, सातवाहनी की रानी थी नागनिका, इन्हीं का अभिलेख है नानाघाट इंस्क्रिप्शन, नानाघाट अभिलेख। इन्हीं नानाघाट अभिलेख में हमको कासार्पण का उल्लेख देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन ये भी तो पूछ सकता है कि नानाघाट अभिलेख किसका है? तो ये है नागनिका का। किस वंश का है ये पूछेगा तो सातवाहन वंश का। इसमें किसका उल्लेख मिलता है नानाघाट अभिलेख में? नागनिका के नानाघाट अभिलेख में किसका उल्लेख मिलता है? तो कासार्पण का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदू, बौद्ध तथा जैन शैल गुहाएं, मतलब हिंदू, जैन और बौद्ध जो केव हैं, ये एक साथ कहां से प्राप्त हुई हैं? तो ये प्राप्त हुई हैं आपकी एलोरा केव से। कहां से? एलोरा केव जो है दोस्तों ये प्रसिद्ध है हिंदू, बौद्ध एवं जैन के लिए, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि भाई सर्वोत्तम त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति किसे बोला है? त्रिदेव किसे बोलते हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश को। महेश मतलब शिव भगवान। तो जो सर्वोत्तम इनकी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं ब्रह्मा, विष्णु, शिव की, ये किस गुफा में इनका उत्कीर्णन किया गया है? तो ये मिली है हमें एलिफेंटा गुफा से। कहां से मिली है? एलिफेंटा गुफा से हमको सर्वोत्तम त्रिमूर्ति मिली हुई है, जो कि भगवान विष्णु, भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा की स्वरूप में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भाई जो लिब्बी के द्वारा, एफ बिलियर्ड लिब्बी के द्वारा रेडियो कार्बन तिथि चालू की गई थी, प्रारंभ की गई थी, ये कब की गई थी? तो यह किया गया था 1952 में, 1952 में। दोस्तों आर्कियोलॉजी में, पुरातत्व में विभिन्न प्रकार की तिथि विधि का, डेटिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपकी फ्लोरीन टेस्टिंग है, जो कि हड्डियों के प्राचीनता ज्ञात करने के लिए, तिथि ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी है, वो प्रयोग में लाई जाती है। वृक्ष वलय जिसको हम लोग बोलते हैं, वृक्ष कितना पुराना है उसकी गणना के लिए। पोटेशियम ऑर्गन मेथड है, फिशन ट्रैक मेथड है, ये ज्वालामुखी के जो राख निकलते हैं उसकी डेटिंग के लिए है। थर्मोल्यूमिनेसेंस मेथड है, ये जो उष्मादीप्ति मेथड बोलते हैं उसको, उष्मादीप्ति तिथि विधि बोलते हैं। इसमें यदि कोई जो पदार्थ है उसे यदि पकाकर बनाया गया है आग में, तो उसकी हम गणना उष्मादीप्ति विधि से करेंगे, थर्मोल्यूमिनेसेंस विधि से करेंगे, जिसमें एग्जाम्पल के रूप में आपका पॉटरीज आते हैं, मृदभांड आते हैं। मृदभांडों की रचना तिथि आपके थर्मोल्यूमिनेसेंस से की जाती। तो ऐसे ही कई सारे डेटिंग के मेथोडोलॉजी, और उन्हीं में से एक है रेडियो कार्बन तिथि, और इसकी खोज की थी, इसकी शुरुआत की थी एफ बिलियर्ड लिब्बी ने। कब किया था? 1952 में किया था। अगला क्वेश्चन है साइट कैचमेंट एनालिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और साइट कैचमेंट एनालिसिस की खोज किया था वीटा फिंजी, वीटा हिक्स और फिंजी के द्वारा दोस्तों इस साइट कैचमेंट एनालिसिस को क्या किया गया था? शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी पुरास्थल का उत्खनन कैसे किया जाए, इसे बताना कठिन है, लेकिन यह बताया जा सकता है कि कैसे उत्खनन न किया जाए। ये कथन, ये स्टेटमेंट किसका है? तो उत्खनन को लेकर यह जो कथन कहा गया है, स्टेटमेंट कहा गया है, यह कहा गया है मार्टिमर व्हीलर जी के द्वारा। मार्टिमर व्हीलर ने कहा था कि किसी पुरास्थल का, आर्कियोलॉजिकल साइट का, ये बता पाना मुश्किल है कि हमको इसका एक्सकेवेशन, इसका उत्खनन कैसे किया जाना चाहिए, ये मुश्किल है बताना, लेकिन ये बता सकते हैं हम कि इसका उत्खनन किस प्रकार से नहीं किया जाना चाहिए। और ये बात कही थी मार्टिमर व्हीलर ने, जिसने भारत में स्तर विन्यास की जो प्रक्रिया थी, स्ट्रैटोग्राफी प्रक्रिया थी, इसकी शुरुआत की थी। किसने? मार्टिमर व्हीलर ने। और मार्टिमर व्हीलर के द्वारा वैज्ञानिक रूप से जो उत्खनन की प्रक्रिया है, इसकी शुरुआत मानी जाती है। किसकी शुरुआत? मार्टिमर व्हीलर महोदय ने की है। व्हीलर का एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिगार्डिंग, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन या विनाश ड्यू टू आर्य इन्वेजन हुआ, आर्य आक्रमण के कारण हुआ, ये जो थ्योरी थी ये किसने दी? तो ये थ्योरी दिया था आपके इन्हीं मार्टिमर व्हीलर महोदय ने। तो ये सभी पॉइंट्स आपको एक एक करके ध्यान में रखने हैं कि कोई भी एक क्वेश्चन आता है कहीं से भी, तो आप उन सभी प्रश्नों से अन्य प्रश्न जो भी बन रहे हैं उनको आप आसानी से कर ले जाएं, आपसे कोई भी प्रश्न उससे छूटने न पाए। होता है ना कि आप लोगों ने एक सुना होगा कहावत कि भाई यदि आपको कोई प्रश्न सामने बने, दिखाई दे कोई प्रश्न, यदि आप उनसे भी दूसरे सारे भी प्रश्न अपने मन से क्रिएट करके उनके आंसर यदि आप खोज लेते हो, तब आप जाने जाते हो कि आपका जो
पढ़ाई है वो परफेक्ट वे में जा रहा है। तो कुछ ऐसा अप्रोच आप लोगों को अपनाना है। अगला क्वेश्चन है कि पुरातत्व में प्रारूपमकता की अवधारणा का प्रारंभ किसने किया था? तो ये जो प्रारूपमकता का अवधारणा प्रारंभ किया गया था, ये किया गया था पिट रिवर्स के द्वारा। देखिए, यदि विश्व स्तर पर स्तर विन्यास की बात करेंगे तो ये शुरुआत की गई पिट रिवर्स के द्वारा, लेकिन भारत में इसे किसने प्रचलित किया? मार्टिमर व्हीलर के द्वारा। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं कि विश्व स्तर पर या फिर पुरातत्व में स्तर विन्यास की जो चीजें हैं ये किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? पिट रिवर्स के द्वारा। लेकिन भारतीय पुरातत्व में ये प्रयोग में लाया गया मार्टिमर व्हीलर के द्वारा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि कोट दीजी किस नदी के तट पर स्थित है? तो कोट दीजी स्थित है सिंधु नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर। और जो कोट दीजी पुरास्थल है इसकी जो उत्खनन किया था वो किया था F.A. फजल ने। किसने किया था दोस्तों? F.A. फजल के द्वारा कोट दीजी का उत्खनन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि ताम्र पाषाणिक पुरास्थल वह कौन सा ऐसा चालकोलिथिक साइट है, ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है जहां से हमको सिंचाई का प्रमाण मिलता है, इरिगेशन सिस्टम का प्रमाण मिलता है भैया? तो ये है आपका प्राचीनतम प्रमाण मिलता है इनाम गांव से। तो वह चालकोलिथिक पीरियड जहां से हमको सिंचाई का प्रमाण, इरिगेशन का प्रमाण मिलता है वह है आपका इनाम गांव। और इनाम गांव एक ताम्र पाषाणिक संस्कृति है, चालकोलिथिक पीरियड है जहां पर आपका तांबे के साथ साथ पत्थर के औजारों का प्रयोग भी किया जा रहा था। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा कारण है भाई जिससे कि जो कालीबंगा है हड़प्पन सिविलाइजेशन का वह वीरान हो गया, उसका पतन हो गया? तो ऐसा माना जाता है कि कालीबंगा घग्गर नदी के पास में स्थित था और घग्गर नदी ने क्या किया? अपने स्वरूप में परिवर्तन कर लिया, या फिर बाढ़ आ गया, फिर वो दूर चला गया, उसमें जो भी परिवर्तन हुआ उसके कारण जो कालीबंगा फल फूल रहा था वो क्या हो गया? बर्बाद हो गया, उसका पतन हो गया। तो ये चीज भी देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर कई सारे विद्वानों ने उनके पतन को लेकर अलग अलग मत दिए। जैसे अभी हम कुछ देर पहले बताया कि मार्टिमर व्हीलर ने कहा कि क्या कहते हैं आर्य आक्रमण के कारण का पतन हो गया, तो वहीं कुछ लोग कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण हो गया, कुछ लोग इसको बाढ़ के कारण बोलते हैं, कुछ लोग ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बोलते हैं, कुछ पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण बोलते हैं। तो ये जो पॉइंट है इसको भी आपको क्लियर रखना होगा कि किस व्यक्ति ने कौन कौन सी थ्योरी दी है सिंधु सभ्यता के पतन के लिए, इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि मथुरा के उत्खननकर्ता कौन है? तो मथुरा के उत्खननकर्ता है दोस्तों M.C. जोशी। उसके अलावा दोस्तों कि मथुरा का जो स्थल है महाभारत का जो स्थल है इंद्रप्रस्थ, महाभारत में वर्णित है बार बार कि उनकी राजधानी के रूप में इंद्रप्रस्थ। ठीक है, तो ये इंद्रप्रस्थ जो है यह वर्तमान में किससे समीकृत किया जाता है, इसकी सिमिलरिटी किससे मिलाई जाती है? तो नई दिल्ली का जो पुराना किला है इससे की जाती है, आपके महाभारत के इंद्रप्रस्थ की समीकृत किया जाता है, इसको सिमिलरिटीज मानी जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है कि शिशुपालगढ़ नगर का पुरास्थल जो है यह कहाँ पर स्थित है? तो शिशुपालगढ़ ये जो नगर पुरास्थल है यह स्थित है वर्तमान के उड़ीसा क्षेत्र में। पुरी, उड़ीसा में पुरी भी है और ये पुरी स्थापत्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्थापत्य पुरी में उड़ीसा में बनाए गए हैं उनसे भी क्वेश्चन आते हैं, जिससे हम लोग लेटर में आर्किटेक्चर वाले सेगमेंट में कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पर यह है कि शिशुपालगढ़ कहाँ पर स्थित है? तो वो स्थित है उड़ीसा में। और शिशुपालगढ़ का जो उत्खनन किया था ये किया था बीबी लाल सर ने, बीबी लाल सर के द्वारा शिशुपालगढ़ का उत्खनन किया था। एक और बात, जब भी बीबी लाल सर का नाम आएगा तो बीबी लाल जी ने महाभारत और रामायण से संबंधित जो भी पुरास्थल हैं उनको उत्खनित करने का काम किया। जैसे हस्तिनापुर का उत्खनन उन्होंने किया है, आपके जो पुराना किले जो शिशुपालगढ़ है वो किया है, श्रृंगवेरपुर का किया है। तो जो संबंधित पुरास्थल हैं रामायण महाभारत से उनके उत्खनन का श्रेय माना जाता है बीबी लाल सर। अगला क्वेश्चन है कि गैरिक मृदभांड से प्रारंभिक मध्यकाल तक का सांस्कृतिक अनुक्रम कहाँ से प्राप्त हुआ है? गैरिक मृदभांड जिसको हम लोग OCP बोलते हैं, ऑकर्ड कलर्ड पॉटरी बोलते हैं इसको, यहाँ से लेके इनिशियल मेडाइवल पीरियड तक, मध्यकाल तक
का जो सांस्कृतिक अनुक्रम है, कल्चरल सिग्निफिकेंस है, कल्चरल डिपॉजिट है, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है श्रृंगवेरपुर से। अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया। तो श्रृंगवेरपुर से हमको गैरिक मृदभांड काल से लेकर, मतलब ओसीपी कल्चर से लेकर मिडाइवल पीरियड तक मिलता है। और इसका कहाँ पर मिलता है? श्रृंगवेरपुर में। और इस श्रृंगवेरपुर का उत्खनन किया है बीबी लाल ने। शिशुपालगढ़ का भी किया है, श्रृंगवेरपुर का भी किया है। अगला क्वेश्चन है कि भाई जो महापाषाणिक पुरास्थल है काकोरिया, महापाषाणिक पुरास्थल मतलब मेगालिथिक काल का, जहाँ पे बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया जाता था और यहाँ पे लोहे, जो लौह है, उसका प्रयोग किया जाता था। तो महापाषाणिक पुरास्थल जो था काकोरिया, यह कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है विंध्य रीजन में, विंध्य क्षेत्र में। तो महापाषाणिक पुरास्थल इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है, कभी कभी मैचिंग के लिए पूछ देता है कि एक तरफ साइट दे देगा, एक तरफ दे देगा आपका काल मिलाने के लिए। तो जो काकोरिया है यह क्या है? मेगालिथिक पीरियड का मेगालिथिक साइट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई क्या कि लकड़ी के पट्ट के अवशेष प्रारंभिक ऐतिहासिक जमाव से कहां से उत्खनन में प्राप्त हुए हैं? तो ये जो लकड़ी के पट्ट के अवशेष के प्रारंभिक ऐतिहासिक जमाव से उत्खनन से प्राप्त हुए हैं, ये हुए हैं राजगृह से। कहां से मिले हैं? पटना, जो राजगृह का वाला क्षेत्र बिहार का, वहां से मिले हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक संरचनात्मक मंदिर कहाँ पे स्थित है? कैसे माना जाता है कि कौन सी ऐसी पहली प्राथमिक संरचनात्मक मंदिर का अवशेष हमें कहाँ से मिला है? तो यह मिला है सांची में। सांची में ही आपका सांची का स्तूप है, बाकी कई सारी चीजें हैं यहाँ से। तो प्रारंभिक संरचना वाला मंदिर हमें यहीं पे सांची से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्राचीनतम स्तूप कहाँ से मिला है? भारत में कई सारे स्थलों से स्तूप के प्रमाण मिले हैं, जैसे अमरावती हुआ, नागार्जुनीकोंडा हुआ, भरहुत हो गया, सांची हो गया, मथुरा में कंकाली टीला से भी स्तूप मिले हैं, लेकिन वो जैन धर्म के हैं। तो ये जो प्राचीनतम स्तूप मिला है, ये बात कर रहा है बौद्ध धर्म वाला, और ये है दोस्तों आपका भरहुत स्तूप। और भारत में जो भरहुत स्तूप है यह प्राचीनतम स्तूप के रूप में स्थापित किए है। ठीक है। सांची भी है लेकिन उतना प्राचीन जितना ही भरहुत है। अगला क्वेश्चन कि अहिछत्र से प्राप्त जो गंगा यमुना की मृण मूर्तियां आकृति मिली हैं, यह किस विधि द्वारा निर्मित है? इससे 3-4 क्वेश्चन बनेंगे। पहले ये क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं कि ये जो गंगा यमुना की मृण मूर्तियां हैं, इनको ढाला गया है एक सांचे से, सिंगल मोल्डेड है। क्या है? सिंगल मोल्डेड है। किसी भी मृण मूर्ति को 2 प्रकार से ढाला जाता था, एक सिंगल मोल्डेड, एक डबल मोल्डेड। एक और प्रकार होता है, इसको लॉस्ट वैक्स मेथड बोलते हैं, वो अलग प्रकार है। लेकिन सांचा विधि में देखेंगे तो एक सिंगल मोल्डेड है एक सांचे विधि से, एक डबल मोल्डेड है द्वि सांचे विधि से। तो ये जो मूर्तियां हैं ये एक सांचे विधि से बनी है, सिंगल मोल्डेड बनी। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि अहिछत्र से प्राप्त जो गंगा यमुना की मृण मूर्ति है, ये किस काल की है? तो भैया ये है गुप्त काल की, गुप्ता पीरियड की। दूसरा यही पूछ सकता है कि गंगा यमुना की जो गुप्त काल की मृण मूर्तियां हैं, ये कहां से प्राप्त हुई हैं? तो स्थल भी ध्यान में रखेंगे, यह प्राप्त हुई हैं अहिछत्र से। कहां से हुई हैं? अहिछत्र से। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि यौधेय सिक्कों के टंकड़ की विधि क्या है? मतलब इनके बनाने की, इनके ऊपर अंकन करने की विधि क्या है? तो जो यौधेय सिक्के हैं ये जनपदीय सिक्कों में आते हैं। कई प्रकार के जनपद थे और सभी जनपदों ने अपने अपने प्रकार के सिक्के क्या किए थे? स्थापित किए थे, उनको चलाए थे। उन्हीं में से एक है यौधेय। यौधेय हो गया, मालवा हो गया, अर्जुनायन हो गया, मग हो गया। तो कई सारे जो जनपदीय थे उन्होंने क्या किए थे? अपने अपने सिक्के चलाए थे। तो यौधेय जो सिक्के थे इनकी टंकड़ की विधि थी सबसे पहले कि सांचे में ढालकर बनाते थे, बाय द मेथड ऑफ मोल्डिंग। दूसरा है कि इनको चिन्हित करते थे, उन पे कुछ चिन्ह बनाते थे लेके, और दूसरा ठप्पे के द्वारा बनाते थे। तो कुल 3 मेथडोलॉजी मिलती है हमको यौधेय सिक्कों के बनाने की, उनके टंकड़ की विधि की, कि सांचे में ढालकर, चिन्हित करके और ठप्पा लगाकर। और आज का जो लास्ट का क्वेश्चन है कि ये जो हेलियोडोरस का स्तंभ का निर्माण है ये किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया है भागभद्र के द्वारा। किसके द्वारा किया गया भैया? भागभद्र के द्वारा हेलियोडोरस के स्तंभ का निर्माण किया गया। अब देखिए, बात हेलियोडोरस के स्तंभ लेख की है तो क्वेश्चन ये पूछता है कि हेलियोडोरस का स्तंभ लेख
किस धर्म से संबंधित है? तो ये गरुड़ स्तंभ है, भगवान विष्णु को समर्पित है। स्थापित किसने कराया था? हेलियोडोरस का है, ठीक है। निर्माण किसने किया इसका? भागभद्र ने किया। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और आपको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से पढ़ना होगा। किसी एक क्वेश्चन से अन्य कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो जानने की कोशिश करिए। उस क्वेश्चन के ऑप्शन से यदि भी कोई क्वेश्चन बनता है तो उनको भी निकाल के पढ़िए, तब आपकी परफेक्ट पढ़ाई होगी, तब आप अधिक से अधिक क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो ऐसे ही अपडेट और इन्फॉर्मेशन साथ हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। हम आपको रिवाइज कराएंगे, टॉपिक वाइज चीज़ें भी हम लोग लेके आएंगे जहां पर आपको सभी चीज़ बताई जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी यदि कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए, जिसे हम अगले वीडियो के माध्यम से समझाने का भरपूर प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं ऐसे अपडेट और इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।